और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो कवर स्टोरी में आज बात प्रदूषण की। जी हां, ठंड ने आहट क्या दी, दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। हर सुबह की शुरुआत एक नए खतरे के साथ हो रही है। आज दिल्ली का औसत AQI 380 के पार पहुंच गया, जबकि दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 400 के पार तक चला गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन की समस्याएं भी लोग बता रहे हैं। आखिर दिल्ली एनसीआर की इस दम घोंटू हवा के लिए जिम्मेदार कौन है? और साथ ही साथ बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि देश के जो बड़े शहर हैं वहां पर भी धीरे धीरे प्रदूषण अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुका है। मुंबई में भी अब लोगों को महसूस हो रहा है प्रदूषण की मार। आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आंखों में जलन, सांसों में घुटन, नजरों के सामने धुंध ही धुंध। दरअसल ये कोई जुमला नहीं, बल्कि दिल्ली की हकीकत है। सच्चाई ये है कि देश की राजधानी दिल्ली की आबोहवा बेहद जहरीली हो चुकी है और अस्पतालों में सांस और अस्थमा के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद और सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने के प्रयास के बाद भी प्रदूषण के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। सवाल उठता है कि इस दम घुट्टू आबोहवा का आखिर कौन असली खलनायक है? क्या आपको पता है दिल्ली के ऐसे कम से कम 20 इलाके हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से 450 के बीच बना हुआ है। ये आंकड़े डरावने जरूर हैं, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सच तो ये है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम उपायों के बाद भी, खासकर पराली को लेकर केंद्र की ओर से जुर्माना 2 गुना किए जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में पराली जलाने पर अंकुश लगेगा और प्रदूषण से राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो हालात जो दिख रहे हैं वे बेहद चिंताजनक हैं। प्रदूषण के खतरे की बात करें तो इसके जोखिम कम नहीं है। प्रदूषण से अकेले सांस संबंधी या आंखों की बीमारियां ही नहीं होती, बल्कि जहरीली हवा लेने से हार्ट डिजीज के होने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक की बड़ी वजह बन सकता है। वहीं बढ़ा हुआ प्रदूषण इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की भी वजह हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे फेफड़ों पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर में जो AQI का 400 के आसपास का लेवल है, उसे बेहद गंभीर माना जाता है। वहीं 301 से 400 के लेवल को खराब स्थिति में रखा जाता है। सच्चाई तो ये है कि अच्छी आबोहवा की बात करें तो AQI का लेवल 200 को पार भी नहीं करना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि हर साल सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर बात होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद ना तो प्रदूषण कम होता है और ना ही इससे होने वाले खतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जुड़ रहे हैं, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटी आपका। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत P. ठक्कर साहब। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हेमंत आपका भी हमारे शो पे। चर्चा की शुरुआत हेमंत सर आपसे ही कर रहा हूँ मैं। आप देख रहे हैं कि ये हर साल का प्रॉब्लम है सर, इस पर हम कई मरतबा चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन क्या ख्याल रखा जाए? क्योंकि दिल्ली की बात नहीं है, अब अभी दीपावली के आसपास 2-3 दिन पहले ही मुंबई जैसे शहरों से भी रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स में 50% सर्ज है जो सांस से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं। और जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको तो हो ही रही है, अच्छे खासे स्वस्थ लोगों को भी स्नीजिंग, खांसी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सर ऐसे में क्या आप सलाह देंगे? अभी तो शुरुआत ही हो रही है सर, आगे तो दिक्कत लगती है। यही तो गंभीर घटना है कि अब ये तो ट्रेलर है। हमारे बंबई में तो विंटर की शुरुआत भी मुसीबत से दिखती है, मगर फॉर्चुनेटली हमारी AQI यहाँ 120, 140, 160, हाँ दिवाली के मौसमों में जब फटाके वगैरह थे तो थोड़ी बढ़ गई थी, मगर हमें डर है दिल्ली और नॉर्थ इंडिया का। आखिर हम लोग सब हिंदुस्तानी है और हमारे सारे सिटीजन्स के लंग्स हमारे लंग्स है। अगर ऐसी ही AQI रही तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, ये हवा का
एयर का पोल्यूशन, जो एक आम तौर पे आदमी को ये इसेंशियल चाहिए, एक कमोडिटी, क्लीन साफ हवा, वो जब ब्रीथ करेगा अपने फेफड़ों में, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस, सब कुछ जाएगा, तो फेफड़ों के ऊपर इतना हमला होगा कि फेफड़ों के अटैक होने के बावजूद दूसरे ऑर्गन्स भी उनको तकलीफ देने लगेंगे। जैसे कि हमारे इंट्रोडक्शन में बताया था कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, लंग्स के इन्फेक्शंस तो है ही, तो इसमें ये तो मैन मेड है, क्योंकि भगवान ने हवा तो सबको सारी दुनिया में इक्वल दी है, ठंड में अलग और गर्म में अलग, मगर हवा की क्वालिटी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कंस्टिट्यूएंट्स तो इक्वल है। हमने इसको बिगाड़ा है। अभी नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि वो जो अक्सर हर साल वही गाना आता है कि फार्म में फायर हुए और विंड का पोजीशन बदली हुआ। हम तो ये कहेंगे कि फायर होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये सांस कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देनी है, ये सांस तो सबको लेनी है। हमको डर है कि कोविड के बाद जब पूरी हिंदुस्तान में काफी लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए, इन कमजोर फेफड़ों में अगर ऐसी हवा जाएगी, इनहेल होगा, तो फेफड़ों में और तकलीफ होगी। और जैसे आपने बताया, नॉर्मल लोग भी जो इनसे कोई आदी नहीं है ऐसे पोल्यूशन से, जी, खांसी, आंखों का जलना, नजला, गले की खराश, और इससे निमोनिया पैदा होता है। तो ये बहुत गंभीर घटना है, गंभीर सिचुएशन है, और हमें इस पे एक वॉर फुटिंग पे आगे बढ़ना है। एब्सोल्युटली। लेकिन सर, वो वॉर फुटिंग पे काम किस लेवल पे हो, इस पर हमेशा चर्चा होती है। इंडिविजुअल लेवल्स पे हो, सरकारी लेवल पे हो, तंत्र के लेवल पर हो, ये एक बड़ा इशू रहता है। मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर भाटी के पास जाऊंगा, और जिसकी चिंता ठाकर साहब ने भी करी कि नॉर्थ इंडिया और उसमें भी ख़ास तौर से दिल्ली की आबो हवा, क्या हाल है सर वहाँ पे? जो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं डॉक्टर भाटी, वो ठीक नहीं आ रही हैं। क्या चल रहा है वहाँ पर और कितनी स्थिति खराब है? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए वैसे जब भी हम बात करते हैं पोल्यूशन की, तो ज़्यादातर देखा गया पिछले कई सालों का इनफैक्ट ट्रेंड देखिए तो दिवाली के बाद पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा, पर इस बार तो हमने देखा कि दिवाली से पहले ही पोल्यूशन का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो ही गया था। और जैसा हम देखते भी है कि सीज़न चेंज होते ही हमारी वैसे ही रेस्पिरेटरी डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, पोल्यूशन उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर देता है। और जैसा अभी डॉक्टर ठक्कर बता ही रहे थे, देखिए लंग्स को तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, पर पोल्यूशन बॉडी के हर एक ऑर्गन को हेड से लेके टो तक इफ़ेक्ट कर ही रहा है। देख भी रहे हैं जैसा हम ज़्यादातर कि बच्चों में प्रॉब्लम होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया। ज़्यादातर अभी हम फ़िलहाल जैसा देखते हैं नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, एल्डरली लोग जो कोमॉर्बिड है, डेफिनेटली उनकी संख्या तो बढ़ ही जाती है। हार्ट से संबंधित जिसको प्रॉब्लम है, जो प्रेग्नेंट वेमेन है, छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके लंग्स डेवलपिंग फेज़ के अंदर होते हैं। और साथ के साथ ये मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, खासतौर पे युवाओं में अगर देखें कि जिनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। हमारी न्यूरोट्रांसमीटर को इफेक्ट करता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि पोल्यूशन जैसे ही होता है, खासतौर पे मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो यहाँ तो एकदम धुएं की चादर, मतलब 12-1 बजे तक जिस समय बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, उस समय भी आप सनलाइट आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि पूरी एक काफ़ी ज़्यादा फॉग की लेयर इनफैक्ट दिखती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आप जैसा बात कर रहे थे, देखिए कम्युनिटी लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे तो जो काम होना है, पर व्यक्तिगत तौर पे अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो जिस भी बारे में हम अवेयरनेस और सावधानी की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना। जैसा कि जितनी हो सके, अगर आप बुज़ुर्ग एल्डरली लोग हैं जो भी और कोमॉर्बिड लोग हैं, तो सुबह जिस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल ख़राब है, तो उस समय बाहर किसी भी तरह की एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉक हो गया, एक्सरसाइज हो गया, और जितना हो सके अवॉइड करें। और देखिए अब तो दीपक जी, बाहर पोल्यूशन की बात के साथ साथ मैं इंडोर पोल्यूशन का भी अगर देखूँ तो इंडोर पोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। आप घरों के अंदर है, वहाँ भी अगर आप AQI चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब AQI बाहर ज़्यादा है
तो कोशिश करिए कि फिर तो खिड़कियां वगैरह आपको बंद रखनी है, और कुछ घर में अगर आपका कंस्ट्रक्शन का और इस तरह का काम चल रहा है, पेंट वगैरह का, वो सब आपको अवॉइड करनी है। तो इन छोटी छोटी सावधानियों का निश्चित तौर पे हमें ध्यान रखना है, नहीं तो काफ़ी हद तक हमारी कई तरह की एलर्जी, स्किन इश्यूज़, ये सब ट्रिगर हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हेमंत, मैं आपसे भी चाहूँगा सर कि आप भी थोड़ा बताएं, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो स्वस्थ लोग हैं, उनके लिए तो सामान्य दिशा निर्देश सभी को पता रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जोखिम वाले जो वर्ग हैं, बच्चे और बुजुर्ग, इनको सर प्रदूषण में चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? आप अपने पानी का ख्याल रखते हैं, अच्छा खाने का ख्याल रखते हैं, तो ये आपको हवा, एयर, ऑक्सीजन, उसका तो ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। और छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका हक होता है कि उसको क्लीन एयर मिले। तो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खास करके जिनको उम्र के हिसाब से जिनके फेफड़े में वीकनेस आ जाती है, और हमारे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दूसरे निमोनिया के पेशेंट्स जो है क्रॉनिक, उनका तो ख्याल रखना ही है। उनको वैक्सीन देना है, उनके लिए मास्क देना है अगर बाहर जाते हैं। बाहर तो जाना ही नहीं है जब तक सूरज पूरी ये फॉग नहीं, स्मॉग को लिफ्ट करता है, फिर बाहर जाएंगे। साथ साथ उनको वैक्सीन, इनहेलर्स, उनके नेब्यूलाइजर्स, वो सब दवाइयाँ रेडी रखना है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो अक्सर इन लोग ट्रिप होके इन्फेक्ट हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इरोड हो जाएगी, और ध्यान रखने वाले का भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। घर में अगरबत्ती, धूप, स्मोकिंग, चूल्हा, ये सब चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और पेशेंट्स को तो अपने सारे डोजेस ज़रूरत हो तो डॉक्टर के मिलके थोड़े बढ़ा दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी तो ट्रेलर है, 3 महीने काफ़ी हमारे लिए भारी होने वाले हैं अगर हम ये बाहर की आबो हवा को चेंज ना करें। पोल्यूशन सबसे बड़ा क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट पोल्यूशन से ज़्यादा नहीं है, और ये पोल्यूशन हमने बनाया है, हम ही उसको ठीक करेंगे। और ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फिंगर उठा के छोटा छोटा जो भी आपका एरंड है करें, तो फिर गवर्नमेंट, कम्युनिटी, म्यूनिसिपैलिटी के चल के देखेंगे। एब्सोल्युटली, प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली सर। बट अभी एक कंफ्यूजन इस स्तर का भी है कि प्रदूषण के थ्रेट्स क्या हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं कि साहब प्रदूषण की वजह से मौत, आपको याद होगा हाल ही में लैंडसेट की स्टडी आई थी जिसमें भारत के 10 प्रमुख शहरों में 33,000 मौतों का कारण लैंडसेट की स्टडी में जो है वो बताया गया था कि वायु प्रदूषण की वजह से हुई है। अब कम से कम इस खबर ने देशव्यापी चर्चा को तो जन्म दिया, प्रदूषण पर बात तो होना शुरू हुई। अब आप देखिए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस बात का खंडन किया है कि साहब ये बिल्कुल रिपोर्ट झूठी है, और इसमें उनका ये तर्क है कि PM 2.5 और मोर्टेलिटी का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। पॉल्यूशन एक फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेथोडोलॉजिकल इश्यूज़ हैं इसमें, मोर्टेलिटी डेटा चेंजेस हैं। मतलब कुल मिला के वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, इनका मौत से कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है, ये बात अपनी जगह मान्य ज़रूर है कि डायरेक्ट संबंध है या नहीं है, बड़ा पेचीदा विषय है, लेकिन डॉक्टर भाटी, इससे हम विषय की गंभीरता को कमतर नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जब तक प्रदूषण से किसी की मौत सीधी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित ना हो तब तक हम कोई काम ना करें, कोई पॉलिसी ना बनाए, कोई इंटरवेंशंस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा अब बात कर रहे हैं हम कि एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर तो बन जाता है ना, जैसा हम बात करते हैं हमेशा कि आपकी सिगरेट स्मोकिंग, जिसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत तरह के कैंसर का कारण बनता है, बहुत तरह की लंग डिजीज़ का, आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का कारण बनता है। तो निश्चित तौर पे पोल्यूशन के अंदर भी इसी तरह के कई कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स है। PM 2.5 की बात करते हैं, जो कि इतने फाइन पार्टिकल होते हैं जिनको अगर हम इनहेल कर रहे हैं
तो हमारे ब्लड के ज़रिए वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से हम सिगरेट स्मोकिंग का बात कर रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, उससे कई गुना पोल्यूशन भी, क्योंकि वो तो इनविजिबल है, आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये कहना कि वो एक किसी भी तरह की मोर्टेलिटी का कारण नहीं है, देखिए वैसे ठीक नहीं है, क्योंकि ये बड़ा एक मेजर रिस्क फैक्टर ज़रूर है और एक हर एक एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है वो। और ख़ास तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर तो जिस तरह से पहले से ही हमारी लाइफस्टाइल डिटोरिएटेड होती है, तो निश्चित तौर पे पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर बन जाता है, जो सभी तरह की हमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ को बढ़ा देता है। जैसे कई तरह के, आपने लैंसेट स्टडीज़ की बात करी, इस तरह की कई स्टडीज़ पाई गई है जिसके अंदर क्रोनिक अगर आपको पोल्यूशन का एक्सपोजर है तो वो डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी, संभावना को भी बढ़ा देता है। जिनको प्री डायबिटीज़ है उनको डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो ऑलमोस्ट ये बॉडी के हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर जैसे सरकार काम अपने स्तर पे जो कर रही है, पर व्यक्तिगत तौर पर तो निश्चित तौर पे हमें जितनी भी सावधानियां हम बरत सकें हमें बरतनी चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए सीपीसीबी के जो की पॉइंट्स हैं हम उन पर कोई ना आक्षेप कर रहे हैं, ना उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सही होंगे, साइंटिफिक होंगे, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। बट ये बात भी सही है कि भाई जो सैटेलाइट डेटा लैंडसेट ने उठाया है, जो मॉडलिंग टेक्निक्स का उपयोग करके जो उन्होंने अनुमान लगाए हैं, हो सकता है जैसा सीपीसीबी कह रही है कि वो डेटा अनरियलिस्टिक हों। लोकल पॉपुलेशन, सोर्स, कंडीशन और हेल्थ आउटकम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो शायद सही तरीके से न पकड़ पाए हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खतरे को, जोखिम को नज़रअंदाज कर दें। हमारी दरख्वास्त, उम्मीद जो भी आप कहें वो यही रहेगी कि सीपीसीबी है या दूसरी एजेंसीज़ हैं, जो भी हैं, प्रदूषण को गंभीरतम स्तर पर लें। अपनी तरह से जो जो किया जा सकता है प्रयास वो किया जाए। व्यक्तिगत रूप पे हम जैसे चर्चा कराते हैं, आप जैसे बड़े अच्छे गेस्ट्स के साथ, जानकारों के साथ मिलके जो महत्वपूर्ण सलाह देते हैं, ये सलाह तो इंडिविजुअल्स तक जाएगी, लेकिन ये सलाह तभी काम आएगी जब पॉलिसी इंटरवेंशंस होंगे और एक स्वस्थ हवा में रहने का मौका कम से कम एक आम बाशिंदे को मिले। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए डॉक्टर हेमंत पी ठाकर साहब। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी।